नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों मैं उमाकांत शर्मा एक बार फिर सेट की अगली क्लास लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों हम सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं और सेट थ्योरी में कुछ क्लास अपनी हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट हर कंसेप्ट हम सेट का पढ़ चुके हैं। अभी 2-3 कंसेप्ट बचे हुए हैं जो बहुत बेसिक हैं और बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, वेन डायग्राम तक हम कर चुके थे। वेन डायग्राम तक करने के बाद में एक तो हमारे पास अब बचता है इंटरवल वाला सिस्टम, अंतराल वाला कंसेप्ट। ठीक है, अंतराल में कैसे मापते हैं। उसके बाद में एक अपना एक छोटा सा फॉर्मूला है वो बचता है और एक बचता है पीएनसी से सेट में सबसेट के नंबर निकालना। अभी पीएनसी ये वाला कंसेप्ट दोस्तों मैं अभी नहीं करवाऊंगा, मैं ये कब करवाऊंगा जब पीएनसी वाला टॉपिक हो जाएगा तब, क्योंकि अभी अगर मैं ये करवा भी देता हूँ तो आपके समझ में नहीं आएगा। जिसको पीएनसी नहीं आती है उसके समझ में ये कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो वापस में एक क्लास जब पीएनसी पढ़ाएंगे उस टाइम वापस एक क्लास सेट की लेंगे और उसमें वो पीएनसी वाले कंसेप्ट डालेंगे। ठीक है, अभी अगर मैं समझा भी दूँ तो आपके 1% समझ में नहीं आने हैं। वो जिसकी पीएनसी क्लियर नहीं है उसके समझ में नहीं आएंगे, इसलिए वो कंसेप्ट मैं अभी नहीं बता रहा। ठीक है, पीएनसी जैसे ही खत्म होगी उसके बाद में वापस वो कंसेप्ट लेंगे। तो अभी हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ सेट दिए हुए हों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट अगर दिए हुए हों तो उससे इंटरसेक्शन और यूनियन में क्या संबंध होता है उसका एक फॉर्मूला समझ लो। तो उसके थ्रू मतलब हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी आज देखेंगे। दो चीज़ें, एक तो इंटरवल और दूसरा वो फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंटरवल की बात करता हूँ वास्तविक संख्या के अंतराल के रूप में। वास्तविक संख्या के अंतराल के रूप में, अंतराल के रूप में समुच्चय। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो सेट इन फॉर्म ऑफ इंटरवल, फॉर्म ऑफ इंटरवल ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर। सेट इन फॉर्म ऑफ इंटरवल इन रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के वास्तविक संख्याओं के अंतराल के रूप में हम समुच्चयों को कैसे लिखेंगे वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो कैसे लिखते हैं। हमारे पास जनरली दो अंतराल होते हैं। कौन कौन से? एक तो विवृत अंतराल और दूसरा होता है संवृत अंतराल, संवृत अंतराल। अब दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट की प्रॉब्लम रहती है कि वो कहते हैं कि सर हमें विवृत अंतराल और संवृत अंतराल में कन्फ्यूजन रहता है। तो दोस्तों मेरा एक सजेशन है कि विवृत और संवृत यानी हिंदी टर्म याद रखने की बजाय अगर इंग्लिश टर्म दिमाग में रखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। कैसे? विवृत को बोलते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, और संवृत को बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। तो ओपन और क्लोज इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। संवृत और विवृत इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि संवृत क्या है, विवृत क्या है। और फिर भी अगर कोई हिंदी में याद रखना चाहे तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। विवृत का मतलब अगर तुम हिंदी की टर्म पर जाओगे, हिंदी की टर्म पर जाओगे शब्द को उसके आधार पर इसका भावार्थ देखोगे हिंदी का, तो विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। विवृत का मतलब क्या होता है? खुला हुआ। समझ में आया? तो विवृत का मतलब खुला हुआ या फिर ओपन इंटरवल। भाई अंतराल है इसलिए तो इंटरवल आ गया। विवृत का मतलब क्या होता है? खुला हुआ या ओपन। ठीक है, संवृत का मतलब क्या होता है? बंद। ठीक है, संवृत मतलब बंद और विवृत मतलब ओपन। अब सबसे बड़ी बात है कि सर ये विवृत अंतराल संवृत अंतराल ये है क्या चीज़, तो वो समझो पहले। ये विवृत अंतराल और संवृत अंतराल क्या होते हैं ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो फिर ये तो आ जाएंगे, ये तो आराम से आ जाएंगे फिर। अब देखो इनको एक एक से पढ़ेंगे कि सबसे पहले मैं विवृत अंतराल को लेता हूँ कि विवृत अंतराल क्या होता है। विवृत अंतराल, विवृत अंतराल या इसको मैं कह सकता हूं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो देखो विवृत या ओपन इंटरवल क्या होता है कि ऐसा अंतराल या ऐसा सेट का अंतराल जिसमें, अब देखो खुला हुआ कह रहा है ना, तो मतलब जो अंत्य बिंदु होते हैं, अंत्य बिंदु का मतलब समझते हो? सिरे, एकदम सिरे, कॉर्नर, मतलब एकदम सिरे वाले जो पॉइंट होते हैं। अंत्य बिंदु जिसमें शामिल नहीं हो वो कौन सा होगा?
वो विवृत अंतराल होगा, खुला हुआ इंटरवल होगा, जिसमें अंत्य बिंदु शामिल नहीं होंगे, एंड पॉइंट शामिल नहीं होंगे। द इंटरवल इन विच द एंड पॉइंट विल नॉट बी इंक्लूडेड इज नॉन एज ओपन इंटरवल। समझ में आया? एंड पॉइंट शामिल उसमें नहीं होंगे, अंत्य बिंदु उसमें शामिल नहीं होंगे। एंड पॉइंट क्या होते हैं? जैसे मैंने ये एक लाइन सेगमेंट बना दिया, ठीक, तो ये लाइन सेगमेंट का ये एक एंड पॉइंट हो गया, ये इसका एक एंड पॉइंट हो गया। आया समझे? जैसे मान लो मैंने लिखा कि 2, 3, 4, 5 और 6 ये नेचुरल नंबर है, ये मैंने बोल दिया, ठीक है। जब तक बोलूंगा नहीं तब तक तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने बोल दिया कि नेचुरल नंबर है। और इसके एंड पॉइंट क्या हो जाएंगे? तो एंड पॉइंट अब 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए 2 और 6 ये क्या हो गए? इसके एंड पॉइंट हो गए या अंत्य बिंदु हो गए। तो विवृत अंतराल का मतलब क्या हुआ? ऐसा अंतराल जिसमें अंत्य बिंदु शामिल नहीं हो वो क्या कहलाएगा? विवृत अंतराल कहलाएगा, ठीक। अब इसको नंबर लाइन पर भी मैं शो करूंगा और इसको समुच्चय निर्माण विधि में भी हम देखेंगे, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी हम देखेंगे। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसको मुझे लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x सच दैट a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू v। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि x उस इंटरवल में है जो a से बड़ा या उसके बराबर है, ठीक, b से छोटा या उसके बराबर है। इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे लिखना है जैसे 1 और 2, ठीक है, तो अगर मैंने ये अंतराल लिखा, वास्तविक संख्याओं के लिए बोल रहे हैं तो इनके बीच में तो इन्फिनिटी नंबर होंगे, हम जानते हैं, ठीक है, सघनता गुण हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा हुआ है। तो वास्तविक संख्याओं में इनके बीच में मतलब अनंत संख्याएं होती हैं। अब उन अनंत संख्याओं में 1 और 2 ये दोनों शामिल नहीं होंगे, ओपन इंटरवल है इसलिए। अगर क्लोज इंटरवल होता तो शामिल हो जाते, लेकिन अभी ये ओपन इंटरवल है नहीं। ओपन इंटरवल का मतलब होता है इसको स्मॉल ब्रैकेट में बंद किया जाए, ठीक, स्मॉल ब्रैकेट में बंद किया जाए। ध्यान रखें यहाँ पर लेस देन, सॉरी मैंने यहाँ पर बाई मिस्टेक इक्वल लगा दिया, ये समप्रथम होता है इक्वल, तो ये शामिल नहीं होते, ठीक है, ये शामिल नहीं होते, इसलिए मैंने बाई मिस्टेक यहाँ पर इक्वल लगा दिया। इक्वल समप्रथम होता है यानी क्लोज्ड में होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक, इसमें केवल लेस देन और ग्रेटर देन यही होते हैं, ठीक है। मतलब ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, लेकिन ए और बी ये दोनों शामिल नहीं होंगे। समझ में आया? ए और बी ये दोनों शामिल नहीं होंगे और इसको लिखेंगे किसमें? छोटे ब्रैकेट में या स्मॉल ब्रैकेट में इसको लिखा जाएगा, ठीक है। समझ में आ चुका? अगर मैं इसको नंबर लाइन पर शो करूं तो मान लो यहां पर है मेरा ये पॉइंट ए, ठीक है, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा गोला कर देता हूं, ये है मेरा पॉइंट ए और मान लो ये है मेरा ये पॉइंट बी, ठीक। तो ये होगा ओपन इंटरवल ए और बी। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, मतलब पूरे को डार्क कर दूं, अब डार्क करने का मतलब हुआ कि ये पॉइंट भी इसमें शामिल हो गए। अब ये कौन सा हो गया? क्लोज्ड इंटरवल हो गया। तो किसी भी नंबर लाइन पर जो शो करने का इसको तरीका है वो यही है कि इनको डार्क नहीं करते हैं, ऐसे करके ये पॉइंट बनाया और बीच में से छोड़ देते हैं, ठीक है, डार्क नहीं करते हैं इसको, ये बनाया और छोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में अगर ध्यान रखने वाली बात है तो क्या है? एक तो ये है कि इसमें ए और बी या जो भी पॉइंट हैं, जो भी एंड पॉइंट है, यहाँ पर ए और बी क्या है? ए और बी मैं लिख देता हूँ, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये रियल नंबर होंगी, ठीक है। ए और बी क्या होंगी? रियल नंबर होंगी, ए और बी रियल नंबर होंगी। अब देखो एक तो दिमाग में ये रखना है कि ये दोनों अंत्य बिंदु या एंड पॉइंट जो होते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, इसको लिखते किस में है? स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। तीसरी बात, जब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाएगा तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते समय इसको, ये जो पॉइंट है ना, इन पॉइंट को डार्क नहीं करते हैं, मतलब अंदर से ऐसे खुला हुआ रखते हैं, अंदर से डार्क नहीं करते इसको, ठीक है, इसको अंदर से ऐसे डार्क नहीं करते हैं, खुला हुआ रखते हैं। ये 3 चीज़ इसमें विशेष ध्यान देने वाली हैं। और अगर कहीं भी ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ तुम्हें मिल जाए, या ऐसे लिखा हुआ तुम्हें मिल जाए, या ऐसे लिखा हुआ तुम्हें मिल जाए, कहीं भी स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ मिल जाए, मैं सेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सेट में जब ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, पहली बात तो सेट को तो ऐसे लिखते ही नहीं है, सेट को तो कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन सेट के एलिमेंट को अगर ऐसे इंटरवल की फॉर्मेट में लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब है कि ये एक्स और वाई ये दोनों इसमें शामिल नहीं है, इनके बीच वाले सारे नंबर इसके अंदर हैं। ये 3 और 4 ये इसमें शामिल नहीं है, इनके बीच वाले सारे नंबर इसमें हैं। ये 1 और 2 ये दोनों शामिल नहीं है, इनके बीच वाले सारे नंबर इसके अंदर हैं। समझ में आया? तो ये होता है अपना ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब अब तो समझ में आ चुका होगा कि अंत्य बिंदु या एंड पॉइंट शामिल नहीं होते हैं। समझ में आया? एंड पॉइंट शामिल नहीं होते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं क्लोज इंटरवल की या समवर्त अंतराल की। समवर्त अंतराल, समवर्त अंतराल यानी क्लोज्ड इंटरवल। द इंटरवल इन विच एंड पॉइंट ऑल्सो विल बी इंक्लूडेड इज नॉन एज क्लोज्ड इंटरवल। ऐसा अंतराल जिसमें अंत्य बिंदु भी शामिल हों वो क्या कहलाएगा, वो समवर्त अंतराल या क्लोज्ड इंटरवल कहलाएगा। समझ में आया? समवर्त अंतराल या क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होगा, जिसमें अंत्य बिंदु भी शामिल हों। ठीक है, अंत्य बिंदु भी शामिल हो। अब इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू बी। मतलब x a से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा या बराबर होगा। अब दोनों में फर्क क्या है, ये तो कौन सा हुआ, ये तो हुआ क्लोज्ड। मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूं ताकि आपको डाउट ना हो। ठीक है, और मान लो मैं इसको b से रिप्रेजेंट कर देता हूं ओपन को। अभी हमने पढ़ाई है, तो ये कैसे लिखा गया था, x सच दैट a लेस देन x लेस देन b। फर्क क्या है दोनों में, ये कौन सा हुआ, ओपन। फर्क क्या है दोनों में, फर्क ये है कि यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है, मतलब a और b दोनों शामिल है। भाई ये तो सभी समझते हो ना। अगर जैसे मान लो ये लेस देन का, जैसे मान लो a लेस देन b है, मतलब a b से छोटा है। अगर साथ में इक्वल भी लग गया, इसका मतलब हुआ कि a b से छोटा है या बराबर है। ठीक है, ये इक्वल लग गया मतलब या फिर बराबर भी हो सकता है। तो यही इसका मतलब है कि यहाँ पर a और b ये दोनों शामिल हैं। ठीक है, ये दोनों शामिल हैं, और यहाँ पर a से बड़ा और b से छोटा, लेकिन a और b दोनों शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ये ओपन इंटरवल होगा। अब बात आती है कि जैसे हमने इसको ओपन को किस में लिखा था, ओपन को लिखा था हमने स्मॉल ब्रैकेट में, ओपन को। ठीक है, तो क्लोज्ड को कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में कहीं भी लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट में कहीं भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो इंटरवल में ये दोनों नंबर शामिल हैं, ये दोनों एंड पॉइंट शामिल हैं। समझ में आया? अगर यहाँ पर ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा हो कि सर किस में होगा और किस में नहीं होगा, इतना ध्यान रख लो अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो, कि ओपन का मतलब क्या होता है, खुला हुआ। ठीक है, ओपन का मतलब क्या होता है, खुला हुआ। तो ये तो दोनों शामिल नहीं होंगे, और क्लोज्ड का मतलब है बंद, तो ये दोनों शामिल होंगे। लेकिन अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो जैसे ये मानो, इसको स्क्वायर ब्रैकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, बड़ा कोष्ठक। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, बड़ा कोष्ठक। और इसको क्या कहते हैं, छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। अब ऐसे मानो भाई हम लोग इंसान है, और इंसान क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी है, तो अब ऐसे मानो कि कहीं कोई फंक्शन है, फंक्शन मतलब ज़्यादा क्लोज नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस का है। तो डिस्टेंस का है, इसका मतलब उस फंक्शन में जाना किसका ज़्यादा ज़रूरी है, बड़े लोगों का जाना ज़्यादा जरूरी है, बच्चों का जाना तो जरूरी नहीं है, बड़ों का जाना ज़्यादा जरूरी है। मतलब बड़े तो कम से कम उसमें शामिल होने चाहिए। ठीक, ये देखो, ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, बड़ा कोष्ठक है। बड़ा कोष्ठक है मतलब इसका शामिल होना जरूरी है, शामिल होना जरूरी है, मतलब ए और बी दोनों इसमें शामिल होंगे। ठीक, ये क्या है, छोटा कोष्ठक है। छोटों का तो जाना जरूरी नहीं होता, एकदम ज़्यादा क्लोज है तो जाते हैं फंक्शन वगैरह की, फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, फंक्शन में एकदम ज़्यादा क्लोज है तो ही जाते हैं। बाकी थोड़ा डिस्टेंस में होता है तो छोटे बच्चे तो नहीं जाते ना, छोटे बच्चे नहीं जाते, उनका शामिल होना जरूरी नहीं होता। इसलिए यहाँ पर ए और बी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, छोटा कोष्ठक बोलते हैं, तो छोटे बच्चे शामिल नहीं होते। ऐसे करके इसको याद रख सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ये कौन शामिल होगा कौन नहीं होगा। कभी ऐसे हो जाता है कि मतलब ये ओपन की जगह क्लोज्ड हो जाता है और क्लोज्ड की जगह ओपन हो जाता है, तो इसमें उल्टा सीधा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये ब्रैकेट के अकॉर्डिंग ध्यान रख सकते हो। ओपन इंटरवल कौन सा होगा, छोटा कोष्ठक वाला। क्लोज्ड इंटरवल कौन सा होगा, बड़ा कोष्ठक वाला। अब अगर मैं बात करूं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखो। क्लोज्ड की बात आ रही है तो जैसे ये नंबर लाइन है और ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ठीक है, और इसको मुझे क्लोज्ड इंटरवल में अगर निरूपित करना है तो फिर यहाँ पर इनको ना डार्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कौन से हो गए, ये क्लोज्ड इंटरवल हो गए। समझ में आया? तो ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल दोनों समझ में आ गए कि अगर एंड पॉइंट शामिल हैं, अगर एंड पॉइंट शामिल है तो कौन सा हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। अगर एंड पॉइंट शामिल नहीं है तो कौन सा होगा, ओपन होगा। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं। जो अंतराल है ना वो इन दोनों का मिक्सअप भी हो सकता है। मिक्सअप कैसे हो सकता है वो समझो। जैसे मैं ये भी कह सकता हूं कि a इक्वल्स टू एक्स सच दैट a लेस देन x लेस देन और इक्वल्स टू b। चलो मैं ऐसा करता हूं, चारों को एक साथ ही लिख देता हूं ताकि और तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। मैंने लिखा b इक्वल्स टू एक्स सच दैट a लेस देन x लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। ये दो कंडीशन तो वो है जो अभी हमें पढ़नी है, ठीक है। और इधर मैं लिख देता हूं वो कंडीशन जो हम पढ़ चुके हैं, x सच दैट a लेस देन x लेस देन b, x सच दैट a लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू b। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ये तो कौन सा था, ये तो कौन सा था ओपन, ये कौन सा था क्लोज्ड। ठीक है, ये ओपन और ये क्लोज्ड। अब बात आती है कि इसमें से अगर एक शामिल हो और दूसरा नहीं हो तो क्या होगा। अगर एक शामिल है मतलब यहां पर देख सकते हैं कि b के साथ में इक्वल टू लगा हुआ है, b के साथ में इक्वल टू लगा हुआ है और a के साथ में नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब है a को अगर मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूं तो ब्रैकेट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखो ये लिखा मैंने a, ये लिखा मैंने b। दूसरी बात, जिसके साथ में इक्वल लगा होता है मतलब उसका शामिल होना जरूरी है। शामिल कौन सा होता है, कौन सा होता है, बड़ा भाई होता है ना, बड़ा भाई या पापा वगैरह जो भी बड़े हैं वही होते हैं ना। बड़ा भाई होता है मतलब इसके साथ में ब्रैकेट कौन सा आएगा, बड़ा ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। छोटों का साथ मतलब यहाँ पर ए का होना जरूरी नहीं है, स्क्वायर वो इक्वल टू नहीं लगाया ना, इक्वल टू नहीं लगाया मतलब इसका शामिल होना जरूरी नहीं है। मतलब ए कैसा है, छोटा है। ये लो आ गया ना, ब्रैकेट वाली फॉर्म में आ गया ना। ऐसे ही अगर मुझे इसको लिखना है, अब क्या होगा, यहां पर देखो a के साथ में इक्वल टू लगा हुआ है मतलब अब यहां पर a बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया, बड़ा हो गया का मतलब मैं ये कभी नहीं कह रहा दोस्तों कि यहां पर a इक्वल्स टू b होगा, बिल्कुल नहीं कह रहा। सिर्फ जो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं यहां पर ये इक्वल के साथ में, इक्वल जिसके साथ में लगाया उसको मैं बड़ा बता रहा हूं, ठीक है, सिर्फ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। इसका ये मतलब बिल्कुल मत निकाल लेना कि a इज ग्रेटर देन b होगा, बिल्कुल नहीं है इसका मतलब, ठीक है। वो हो सकता है, नहीं होगा, कोई पता नहीं है। वैसे यहाँ पर तो पता भी चल रहा है कि a लेस देन और इक्वल्स टू x और लेस देन b, a से तो b बड़ा है ना, a से तो b बड़ा है। इसलिए यहाँ पर ये चीज अप्लाई मत करना कि सर यहाँ पर तो a से b बड़ा है और तुम बता रहे हो कि ये a बड़ा है। सिर्फ याद रखने के लिए, क्योंकि ओपन और क्लोज्ड इंटरवल में बच्चों को कंफ्यूजन ज्यादा होती है, इसलिए सिर्फ याद करने का एक तरीका बताया मैंने, ठीक है। चलिए तो इसको लिख सकते हैं a और b। अब देखो a शामिल हो रहा है इसलिए आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, b शामिल नहीं हो रहा है तो कौन सा आ जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक, ये ब्रैकेट पहली बार देखे होंगे तुमने, आया समझ। खैर मैथ के स्टूडेंट हो तो पहले 11th-12th में देख लिए होंगे, लेकिन जब से 11th-12th छोड़ी है या फिर जब से बीएड वगैरह में पढ़ गए हो उसके बाद में तो फिर अब पहली बार देख रहे होंगे। तो ऐसे भी ब्रैकेट होते हैं जो एक तरफ से स्मॉल है और दूसरी तरफ से स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। अगर मैं इसको नंबर लाइन पर शो करना चाहूँ तो देखो ये ए तो खाली रह जाएगा और बी भर जाएगा। ये लो, ये ए और ये बी, क्योंकि ए के साथ में कौन सा है, ओपन इंटरवल है, और बी के साथ में कौन सा है, क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक। अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो ये ऐसे बन जाएगा, ये ए और ये बी, ए शामिल है इसलिए ए को डार्क कर देंगे, ठीक है। तो अब मैंने चारों लिख दिए, देखो ये ए और ये बी, इसको सी मान लो, डी मान लो, कुछ ही मान लो, जो हम दोनों पहले पढ़ चुके हैं। तो चारों समझ में आए। मैं चारों को अगर एक साथ नंबर लाइन और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो देखो कैसे लिख सकते हैं। ये लिखा मैंने, एक तो ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज, ये हो गया आधा हाफ ओपन और हाफ क्लोज। देखो अब अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू एक्स सच दैट a लेस देन x लेस देन b। इसको अगर मैं लिखना चाहूं, यहां पर मैं लिख देता हूं ये a और ये b, ये a और ये b, a और ये b, ये a और ये b। अब ये हो जाएगा, चलो मैं इसको b से रिप्रेजेंट कर देता हूं, a को मैंने इससे कर दिया तो इसको b से कर देते हैं। x सच दैट a लेस देन और इक्वल्स टू, क्योंकि अब यहाँ पर शामिल है तो इक्वल आ जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू b। इधर ये हो जाएगा c इक्वल्स टू x सच दैट
ए शामिल नहीं है तो इसके साथ में केवल लेस देन आएगा, इक्वल नहीं आएगा। फिर एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी, क्योंकि बी तो शामिल है। कैसे पता चल रहा है? जो डार्क होता है वो शामिल होता है और जो खुला हुआ होता है वो शामिल नहीं होता, मतलब यहाँ पर बीच में से खुला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा एक्स सच दैट ए, अब ए शामिल है यहाँ पर इसलिए इसके साथ में तो लेस देन इक्वल आ जाएगा, और एक्स लेस देन बी, बी के साथ में लेस देन आया है, इक्वल नहीं आया, क्योंकि ये कैसा है? खुला हुआ है, ठीक है। तो देखो ये तो कौन सा हुआ? ओपन इंटरवल हुआ, ओपन इंटरवल या विवृत अंतराल, और ये कौन सा हुआ? संवृत अंतराल या क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। और ये कौन सा? ये दोनों कौन कौन से हो जाएंगे? हाफ क्लोज और हाफ इंटरवल, अर्ध संवृत और अर्ध विवृत अंतराल, ठीक है। अब चाहे तो अर्ध संवृत का हो चाहे अर्ध विवृत का हो, एक ही बात है भाई। अगर पानी का एक गिलास भरा हुआ है तो उसमें मान लो आधा पानी भरा हुआ है, मतलब आधा गिलास भरा हुआ है, तो उसको चाहो तो ऐसे कह सकते हो कि भाई आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, चाहो तो ऐसे कह सकते हो आधा गिलास पानी का खाली है। तो ऐसे ही इनको चाहो तो ऐसे कह सकते हो कि अर्ध संवृत है, चाहो ऐसे कह सकते हो कि अर्ध विवृत है, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा ए कॉमा बी, ये हो जाएगा ए कॉमा बी, यहाँ पर तो आएगा स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर ए के साथ में स्मॉल ब्रैकेट और बी के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर ए के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट और बी के साथ में स्मॉल ब्रैकेट। भाई जो शामिल नहीं होता उसके साथ में स्मॉल, और जो शामिल होता है उसके साथ में स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद में नंबर लाइन पर मैंने शो कर दिए, ठीक है। तो ये इसमें मतलब ये तुम्हारा पूरा अंतराल फॉर्म था, समुच्चय का अंतराल फॉर्म था, वो भी किसका? वास्तविक संख्याओं का। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। आगे एक छोटा सा फॉर्मूला है दोस्तों, उसकी बात करते हैं, फिर उसके बाद में अपन क्वेश्चंस करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या है, मान लो मुझे दिया गया है एक तो सेट ए दे दिया और एक सेट बी दे दिया, ठीक है, दो सेट दे दिए, और इसके साथ में इनका मान लो मुझे दे दिया इंटरसेक्शन, इनका दे दिया इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, और पूछ लिया जाए कि इनके यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे। समझ में आया? नंबर ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इनमें कितने कितने अवयव होंगे, उनके लिए अगर मुझे इनका यूनियन पूछा जाए तो वो कैसे निकालते हैं वो देखो। उसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू, एन ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर इसके अवयवों की संख्या या नंबर ऑफ दिस सेट, ठीक है, नंबर ऑफ दिस सेट। तो ये हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका एक फॉर्मूला होता है। कैसे होता है सर? हमें तो समझ में आया नहीं, कोई बात नहीं, समझाने के लिए हमें देखो, मैंने मान लिया कि एक सेट है मेरे पास, जैसे मान लो 1 2 3 और 4, ये एक सेट है, ठीक है। और मेरे पास दूसरा सेट है 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो देख सकते हैं कि 3 और 4 यहाँ भी है, 3 और 4 यहाँ भी है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? समझते हो ना सभी? अब तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो अवयव हों, ठीक है, दोनों समुच्चयों में जो अवयव हों। तो क्या हो जाएगा? ये 3 और 4। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से एन ऑफ ए कितना है? एन ऑफ ए का मतलब क्या होता है? कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, मतलब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं? 4 है ना, 1 2 3 4। तो एन ऑफ ए कितना हो गया? 4, ठीक। एन ऑफ बी कितना होगा? एन ऑफ बी, ये भी दिस इज ऑल्सो 4। एन ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है, तो ये भी 4। उसके बाद में अगर मैं बात करूं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना होगा? तो सर ये 2 होगा, क्योंकि इसमें 3 और 4 दो ही एलिमेंट हैं, ठीक है। तो इसके कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? 2। समझ में आया? अब मुझसे पूछ लिया कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बताओ कितना होगा, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन
बी, ये अपना फॉर्मूला होता है, ऊपर लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये तो हमें चाहिए, ए यूनियन बी। नंबर ऑफ ए कितना है 4 प्लस नंबर ऑफ बी कितना है 4 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2। 4 और 4 8 और 8 माइनस 2 कितने हो गए 6। भैया 8 में से 2 घटाएंगे तो कितने आएंगे 6। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा 6 होगा। लेकिन हम ऐसे नहीं मानेंगे साहब, हमें तो प्रूफ चाहिए कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी 6 होगा। ये प्रूफ चाहिए हमें, कोई दिक्कत नहीं। ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी। तो देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए के सभी अवयव प्लस बी के सभी अवयव, यही तो होता है। सभी अवयव लेने हैं तो देखो ए के सभी अवयव ले लिए मैंने 1 2 3 4, ए के आ गए सारे। अब बी के लेने हैं, बी के लेंगे 3 ऑलरेडी आ चुका तो नहीं लेंगे, 4 ऑलरेडी आ चुका तो नहीं लेंगे। सभी को पता है कि समुच्चय में अवयवों को रिपीट नहीं किया जाता है। उसके बाद में 5, तो 5 और 6, काउंट करना कितने नंबर हुए, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 नंबर हुए। अपना आंसर भी कितना है 6 है। तो कहने का मतलब है इसके थ्रू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए अब बात आती है कि सर जरूरी थोड़ी ना है कि हमारे पास 2 ही सेट होंगे, ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब देखो मान लो 3 सेट हों तो कैसे निकालेंगे। 3 सेट के लिए देखो, 3 सेट के लिए क्या करते हैं, देखो चलो एक मैं वेन डायग्राम के थ्रू भी बता देता हूँ इसको, 2 सेट का वेन डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ, उसके बाद में 3 का देखेंगे। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये था अपना फॉर्मूला। इसको अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू देखता हूँ तो देखो ये तो हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी, ये तो हो गया ए और ये हो गया बी, और ये क्या हो गया, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो क्या होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी मुझे चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि मतलब मुझे ये पूरा हिस्सा चाहिए जिसमें ए भी है और बी भी है, दोनों है, ये हिस्सा चाहिए मुझे। अब इसमें क्या क्या चीज आ चुकी है, देखो एन ऑफ ए जो प्रॉपर ए का है, मतलब सॉरी जो ए का है, प्रॉपर नहीं, जो ए का है, तो ए के कौन कौन से हैं, देखो मैं इसको मिटा के दोबारा से समझाता हूं। ए के कौन कौन से हैं समझो, चलो मैं इसको पूरा मिटा देता हूं, वापस से बना देता हूं। ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि एन ऑफ ए, तो ए का तो ये वाला हिस्सा हो गया ना पूरा, ये वाला सर्किल का ये पूरा हो गया ना एन का हिस्सा, सॉरी ए का हिस्सा। उसके बाद में क्या बोल रहा है एन ऑफ बी, तो एन ऑफ बी जब मैं निकालूंगा तो एन ऑफ बी भी ये हो जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुई, ये पूरा ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुई कि ये जो हिस्सा है ना बीच वाला, ये वाला ये हिस्सा जो दोनों का कॉमन था, ये हिस्सा ए के साथ में भी काउंट हो गया और यही हिस्सा बी के साथ में भी काउंट हो गया। तो जब दोनों के साथ में काउंट हो गया तो भाई 2 बार थोड़ी ना लेंगे, हम तो एक ही बार लेंगे ना, एक ही बार लेंगे। इसलिए माइनस किया है किसको, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो चुका था, इसमें 2 बार काउंट हो चुका था। अगर अब भी किसी की समझ में नहीं आया हो तो मैं चित्र को स्टेप वाइज बना के समझाता हूं। देखो ये था ए और ये था बी, मुझे ये तो चाहिए, ये तो मुझे चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब तो यही होगा ना, ये पूरा ये चाहिए मुझे। अब ये आया कैसे, देखो ये था ए और ये था बी, तो पहले तो क्या लिया एन ऑफ ए, मतलब मैंने एन को पूरी सॉरी ए को पूरी तरह से डार्क कर दिया, ठीक है। ये तो ये ले लिया मैंने। उसके बाद में मुझे क्या चाहिए एन ऑफ बी, तो एन ऑफ बी जब लेंगे तो देखो ये ए और ये बी, अब ये बी वाला पोर्शन हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ना, बीच वाला जो कॉमन हिस्सा है, ये हिस्सा देखो जब हमने ए को काउंट किया था तब भी ये आ गया, तभी ये हिस्सा आ गया, बी को जब लिया तब भी ये हिस्सा आ गया, 2 बार आया है, इसलिए एक बार के लिए हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि लेते तो एक ही बार है, समझ में आया।
इसलिए यह फॉर्मूला बना। तो ये वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। और रही बात है इसकी कि फॉर्मूले को रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन इसकी बजाय वेन डायग्राम के थ्रू ज़्यादा जल्दी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो वेन, अब बात आएगी कि सर ये बताया क्यों, फिर बताया क्यों? तो भाई मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना या क्वेश्चंस को रटवाना नहीं है। मेरा मकसद है यहाँ पर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर करना। समझ में आया? तो कंसेप्ट क्लियर तभी होंगे जब सारे तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना आता हो। अकेले वेन डायग्राम पर बेस्ड नहीं हो सकते। मैंने दोनों तरीके बता दिए, जो भी तुम्हें अच्छा लगे दोनों तरीके से कर लेना क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि हमारे सामने MCQs होते हैं, तो ये तो है नहीं कि भाई हमें वहाँ पर सॉल्व करके बताना है। MCQs होते हैं तो हमें केवल आंसर से मतलब होता है, किसी भी मेथड से करो कोई इश्यू नहीं है। अब मान लो 3 सेट के लिए मैं बात करता हूं, तो 3 सेट के लिए A, B और C, ये 3 सेट हो गए। तो अब मुझे N ऑफ A यूनियन B यूनियन C ये चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे? देखो, ये आएगा N ऑफ A प्लस N ऑफ B प्लस N ऑफ C। तीनों को एक एक बार, मतलब तीनों को हमने सभी को ऐड कर लिया। उसके बाद में इसमें से माइनस कर देना है क्या? दो का इंटरसेक्शन। दो का इंटरसेक्शन माइनस कर देना है। तो N ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस ऑफ, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, माइनस ऑफ N ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन A, और प्लस में हो जाएगा अब यहाँ पर N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये फॉर्मूला होता है 3 सेट के लिए। ठीक है, जहाँ पर 3 सेट होंगे वहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा।